So hi everyone, welcome to my channel, and for today I will be talking about part 3 of Principle of Microeconomics and that is lesson 10. So मैं आपको important questions और सारे lessons के provide कर रही हूँ and अभी तक मैं आपको lesson 1 से लेके 9 तक lessons के provide कर चुकी हूँ, that is in part 1 and part 2. दोनों के link आपको description में मिल जाएंगे and now it is part 3 that is lesson 10 cost. सो लेसन 1 से लेकर 3 तक मैंने आपको पहली वीडियो में दिए थे, देन लेसन 4 से 9 तक आपको सेकंड पार्ट में, एंड लेसन 10 से 12 तक आपको मैं देने वाली हूँ थर्ड पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड ऑल्सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेपर के ऊपर आपको तैयारी करनी है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन द लेसन 10 कॉस्ट. So in detail explain and drive the long run production function curve. So long run production को जो है function curve को आपको इसमें describe करना है. So first of all you should know कि long run production function जो है वो show करता है relationship between the number of inputs used in the production and the maximum quantity of output that can be produced when all जो inputs है मतलब all inputs are variable and can be adjusted in the long run. सो इन अदर वर्ड जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन है मतलब कि जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन होती है ये फंक्शन जो है ये एक रिप्रेजेंट करता है कि जो हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम आउटपुट जो है डेट कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर एनी गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स इन लॉन्ग रन. सो अगर हमारे को ड्राइव करना है लॉन्ग रन प्रोडक्शन को फंक्शन ऑफ जो है मतलब फंक्शन कर्व जो है we first need to understand the concept of short run production. And जो short run production जो है वो show करता है relationship between the number of inputs used in production and the quantity of output that can be produced when at least one input जो है वो fixed है and cannot be adjusted in the short run. So short run जो function है वो usually represent करता है as follows, that is q is equal to f ब्रैकेट में comma l k comma l and that is bracket close. एंड इसमें Q जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, K जो आपका रिप्रेजेंट करता है कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन, देन यू हैव इज L दैट इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन. सो हियर इन शॉर्ट रन जो क्वांटिटी कैपिटल है मतलब क्वांटिटी ऑफ कैपिटल है ये फिक्स होती है, इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है. वाइल जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है इसको एडजस्ट किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग और बाय डिक्रीजिंग आउटपुट. और एज अ रिजल्ट जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन है वो फंक्शन करती है shows maximum output that can be produced for any given quantity of capital and labor. and जो short run में जो long run production function जो है वो represent करती है Q is equal to F में ब्रैकेट में K L that is मैंने आपको सेम बताया. so जो long run production है function करती है curve show करता है between the number of inputs used in production and the maximum quantity of outputs जो कि produce होते हैं in the long run. सो जो शेप है लॉन्ग रन प्रोडक्शन की वो फंक्शन करती है कर्व मतलब जो फंक्शन कर्व है वो डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्शन जो कि टेक्नोलॉजी यूज की गई है यूज बाय अ पर्टिकुलर फर्म. इन सम केसेस जो कर्व है मे बी स्ट्रेट लाइन इंडिकेटिंग कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है. सम केसेस में कॉन्केव हो सकती है जो कि इंडिकेट करती है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और कैपिटल है वो डिमिनिशेस है एज मोर इनपुट जो है एंड आर प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन. So next question we have is here, explain the relationship between TP, AP and MP. So TP is total product, AP is average product and MP is marginal product. So first we will see is TP. So TP जो है total product that is ये total amount होता है of output जो कि एक firm जो है वो produce करती है using a given quantity of inputs. So जो TP curve है ये continuous upward sloping में होता है, sloping curve होता है ये इंडिकेटिंग जो दैट एज मोर इनपुट्स जो है उसको यूज किया गया है जो टोटल आउटपुट है प्रोड्यूस वो इंक्रीज हुआ है. देन यू हैव इज द एवरेज प्रोडक्ट. सो एवरेज प्रोडक्ट इज एपी. सो एपी जो है वो एक एवरेज अमाउंट होता है आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट. सो मैथमेटिकली अगर इसे हम कैलकुलेट करें दैट इज इट इज कैलकुलेटेड डिवाइडिंग टीपी बाय द नंबर ऑफ इनपुट्स यूज्ड. एंड एपी कर्व जो है ये एक यू शेप कर्व है जो कि डेट स्टार्ट्स ऑफ राइजिंग and reaches a maximum point and then ये fall करता है. It's like a एक हम कहते हैं ना मूवीज में एक राइजिंग पॉइंट होता है, इट्स लाइक अ दैट टाइप ऑफ कर्व, ये एक यू शेप में होता है. सो दिस इज बिकॉज कि इन द बिगनिंग जो मोर आउट इनपुट्स है वो यूज होते हैं और जो प्रोडक्टिविटी है ऑफ ईच यूनिट जो है वो इंक्रीज करती है लीडिंग टू अ राइजिंग. देन सम पॉइंट ऑफ टाइम में जो एडिशनली जो इनपुट्स है उनको यूज किया जाता है लेड टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड जो प्रोडक्टिविटी है ईच यूनिट की of input starts to decline and causing the AP to decrease. And then you have the marginal input that is MP. So MP जो एक additional output है जो कि produce किया जाता है by using one more in unit of input. MP curve जो है वो generally downward sloping में होता है. So you have to just remember that is first was TP that is मतलब जो होता है बिल्कुल ऐसा. So this is TP.
this is AP, and this is the one that is MP, that is marginal. So here we have is ये downward sloping curve होता है and ये intersect करता है the AP curve at its maximum point, मतलब कि AP कर्व को जो मतलब AP कर्व को जो एक टाइप से intersect करता है, and this is because जो MP कर्व है वो reflect करता है impact of additional inputs on the output production, and as additional inputs जो है वो lead करते हैं diminishing returns को, the MP starts decreases. Then we have is the next question, that is diagrammatically explain the relationship between MC and AC. So यहाँ पे MC और AC को आपको बताना है by diagram. So because इस वीडियो में मैं डायग्राम तो यूज नहीं कर पाती, बट तो मैंने इसलिए आपको सोचा कि मैं आपको MC और AC के बारे में नॉर्मल एक रिलेशनशिप बता दूं. That is MC is marginal cost and AC is average cost, जो कि illustrate करती है using a graph that shows a cost curve of a firm. So MC जो है वो एक कर्व है जो कि शो करती है additional cost of a producing one more unit of output, and ये typically U-shaped कर्व होती है जो कि initially decline होती है and then starts rising, and this is because कि जो beginning में output होती है वो is produced और जो firm है वो benefit में होती है from economies of scale, and जो cost होती है producing की वो each additional unit में decline होती चलती है. And same with the मतलब next with the AC, that is AC कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट को जो है प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ आउटपुट ये शो करता है, एंड ये ऑल्सो टिपिकली मतलब इट इज ऑल्सो टिपिकली यू शेप्ड एंड स्टार्ट्स ऑफ डिक्लाइनिंग, एंड ये फिर रीच करता है एक मिनिमम पॉइंट पे एंड देन स्टार्ट्स टू राइज, एंड दिस इज बिकॉज की जो बिगिनिंग है ऑफ फर्म विज मोर आउटपुट एंड देन उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है प्रोडक्शन की, एंड सच एज की लाइक सच एज वी आर ऑन या सच एज कैपिटल इक्विपमेंट की, and which can be spread out over more units of output and leading to decline AC. So the relationship between MC and AC इसको देखा जा सकता है in a graph below, मतलब ये graph I think यहाँ पे नहीं आएगा. So MC curve जो वो intersect करता है AC curve को at its minimum point, and this is because जो MC curve है वो reflect करता है additional cost of producing each additional unit of output, and while जो AC curve है वो reflect करता है the average cost of producing each unit of output. Next we have is the lesson 11, that is economies of scale. So here we have is the first question, that is discuss in details the economies and the diseconomies of scale. So आपको यहाँ पे economies and diseconomies of scale को जो डिटेल में डिस्कस करना है. So यहाँ पे several economies होते हैं स्केल के, like first we have is technical economies of scale जो कि रेफर करता है cost saving जो that businesses can achieve as a result of utilizing more advanced production technologies or larger and more efficient equipment. Then you have specialization economies of scale. ये रेफर करते हैं उन इकोनॉमीज को जो कि जो है गेन करती है बाय डिवाइडिंग प्रोडक्शन इनटू स्मॉलर एंड मोर स्पेशलाइज्ड टास्क. एंड देन यू हैव परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और ये रेफर करता है मेनली कॉस्ट सेविंग को डेट बिजनेस जो है वो अचीव करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ परचेजिंग मटेरियल और सप्लाईज इन द लार्जर क्वांटिटीज. नेक्स्ट वी हैव इज मार्केटिंग इकोनॉमीज, एंड इन मार्केटिंग इकोनॉमीज वी हैव इज ये रेफर करता है एफिशिएंसीज को जो कि लेट मतलब डेट कैन बी गेन्ड through advertising and other marketing efforts. And next we have is financial economies of scale. So because ये एक important question है तो इसमें आपको बहुत सारे pointers भी दिख रहे हैं. So financial economies of scale में क्या होता है? So ये refer करता है to the cost saving जो कि debt businesses जो है वो achieve करते हैं as a result of having access to the larger amount of capital. And now we are shifting to diseconomies of scale. So diseconomies of scale में पहला हमारे पास है coordination problems. So as जो business जो है वो grow होते हैं, it can become increasingly मतलब वो बहुत ज़्यादा difficult हो सकता है कि वो product के साथ मतलब production के साथ coordinate करें and other activities में. Then you have is communication problem. So because business जो है वो धीरे धीरे बड़ा बन रहा होता है तो communication जो है employees और department में वो धीरे धीरे और ज़्यादा difficult होता चला जाता है. Then you have is bureaucratic cost. So as a business जो है जब grow हो रहा होता है so often need to create more formal structure, तो वहाँ पे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा नीड होती है या फिर लॉज की एंड प्रोसीजर की ताकि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो है वो कंडक्ट किया जा सके. एंड देन यू हैव इज द इंक्रीज कंपटीशन, क्योंकि अगर एक बिजनेस इंक्रीज हो रहा है सो वो और ज़्यादा कंपटीशन को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे क्या होगा कंपटीशन बढ़ेगा, एंड जो कंपनी है जो पहले से ही लार्जर कंपनी है सो उन्हें और ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं टू रिमेन इन देयर पोजिशन सो ताकि वो नंबर 1 पे रहें. एंड द नेक्स्ट लेसन वी हैव इज लेसन नंबर 12, that is perfect competition. So हमने शुरू किया था to the scarcity and now we are on the last lesson, that is perfect competition. So हमने एक टाइम पे शुरू किया था कि जब हमारे पास चीज़ों की कमी थी and now हम कर रहे हैं कि competition मतलब कि हमारे पास चीज़ों का excess है and उसके बाद हम कर रहे हैं competition. So ये आपको principle of economies में आपको ये सब कुछ बताया गया है, and with this we are coming to the last lesson, that is lesson 12, perfect competition.
सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे को यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड टोटल सरप्लस। सो डायग्राम तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट यस मैं आपको इन तीनों के बारे में बता देती हूँ, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। सो कंज्यूमर सरप्लस जो है ये एक डिफरेंस है बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड और सर्विस और द एक्चुअल प्राइस दे पे। मतलब कि कंज्यूमर सरप्लस वो होता है कि वो एक पर्टिकुलर जैसे चीज का जो है पहले 20 रुपए दे रहे हैं, तो वो हाईएस्ट कितना दे सकते हैं, मे बी वो 30 रुपए दे सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, और वो इससे ज्यादा बियॉन्ड जो है वो नहीं जा सकते। देन यू हैव प्रोड्यूसर सरप्लस। सो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, ये एक डिफरेंस होता है बिटवीन द एक्चुअल प्राइस अ प्रोड्यूसर रिसीव्स फॉर अ गुड और सर्विस एंड द मिनिमम प्राइस दे वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट। मतलब कि प्रोड्यूसर सरप्लस वो होता है कि जैसे कि अगर उनको लगता है कि उन्हें 20 रुपए मिलने चाहिए, बट उनका एक मिनिमम भी है कि हमारे को 15 रुपए अगर मिल गए तो हम उसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, दैट इज अ विलिंग टू एक्सेप्ट एंड दैट इज अ प्रोड्यूसर सरप्लस। नेक्स्ट वी हैव इज टोटल सरप्लस, एंड टोटल सरप्लस वो होता है कि सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अगर हम इन दोनों को सम कर लेंगे दैट इज अ टोटल सरप्लस, एंड ये रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल वेलफेयर जनरेटेड बाय द इकोनॉमिक एक्सचेंज taking into account the benefits of consumer as well as producer. Next question we have is here is I think yeah this paragraph is not important, तो आप इसे skip कर सकते हैं because ये particular image का है and I am not able to show you the image, so you can just skip this paragraph. Next you have is explain long and short run equilibrium of a firm in a perfectly competitive market. सबको एक long और short run equilibrium को show करना है of a firm जो कि परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट के लिए हो। सो दैट इज कि पहला हम देख लेते हैं यहाँ पर इन शॉर्ट रन, मतलब कि एट द लॉन्ग रन। सो अगर हम देखें, सो जो फर्म जो है वो प्रोड्यूस करती है एट द पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल होती है टू द मार्जिनल रेवेन्यू एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। सो ये क्या होता है, ये जो पॉइंट है वो लेबल करता है एज ई इन द डायग्राम, मतलब ये डायग्राम अभी आपको शो नहीं हो रहा है बट या सो ये डायग्राम में लेबल किया जाता है एज अ ई। नेक्स्ट इज इन अ शॉर्ट टर्म, जो फर्म है वो अर्न करती है प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, कि मतलब कि उनका एक फिक्स होता है, मतलब उनका या तो वो अर्न करेगी प्रॉफिट या फिर वो लॉस में जाती है, एंड क्योंकि उनका जो फिक्स कॉस्ट होती है और फिक्स कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बिकॉज वो उतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, मे बी बिकॉज वो इतना भी इन्वेस्ट नहीं कर सके वो आगे और ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। एंड इफ यू हैव इज इन द लॉन्ग रन, ये जो फर्म्स है इफ द फर्म्स जो है इन द मार्केट आर अर्निंग प्रॉफिट्स, सो जो न्यू फर्म्स है वो एंटर करती है मार्केट में ताकि वो इंक्रीज कर सके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई एंड ताकि जो वो कंपटीशन जो वो क्रिएट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज, सो दैट इज लिस्ट द फीचर्स ऑफ फर्म ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो आपको फीचर्स बताने हैं एक फर्म के जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं फॉर एग्जाम, नॉट मच इंपॉर्टेंट बट या सोल के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेगुलर में हो तो ये क्वेश्चन लीस्ट इंपॉर्टेंट में से एक आ सकता है। एंड ये मुझे कैसे पता था, बिकॉज आई हैव नॉलेज कि मैंने बहुत सारे बच्चों को एग्जाम्स की तैयारी करवाई है, सो आई नो कि किस टाइप के क्वेश्चन सोल वाले बच्चों से पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली रेगुलर वाले बच्चों से पूछे जाते हैं। सो अब हम आपको बताने एक लिस्ट ऑफ फीचर्स जो कि एक फर्म की जो कि है ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है मार्केट में और ईच ऑफ विच जो है वो स्मॉल रिलेटिव होती है टू द साइज ऑफ द मार्केट। देन यू हैव इज होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, सो जो फर्म्स है ऑल फर्म्स जो है मार्केट में वो प्रोड्यूस करती है और सेल करती है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स दैट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर। मतलब कि अगर कोई एक पर्टिकुलर वो है मतलब कंपनी है, अगर वो पर्टिकुलरली हम बात करें बटर प्रोड्यूस करी है तो हो सकता है वो आने वाले टाइम में चीज भी प्रोड्यूस कर दे, या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी है वो दूध प्रोड्यूस कर रही है तो वो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो दही वगैरह भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। एंड बिकॉज ये एक सब्स्टिट्यूट है एंड लोग जो है इसके साथ साथ के टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ही होते हैं एंड इनको सेम प्रोडक्शन सेम हम कह सकते हैं पैसेज की नीड होती है, मतलब अगर दूध को भी फ्रीजर वगैरह की नीड है तो दही को भी फ्रीजर की नीड होगी। एंड सेम विद द कि अगर एक बटर को फ्रीजर की नीड है तो कूलिंग मतलब कूलिंग की नीड है तो चीज को भी टाइप ऑफ होगी। सो नाउ वी हैव इज परफेक्ट इमेजिनेशन, सो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन या सो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, सो बायर एंड सेलर जो है वो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होना उनके लिए बहुत जरूरी है अबाउट द मार्केट इंक्लूडिंग द प्राइसेस एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वी हैव इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सो फर्म्स जो है वो फ्रीली एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं फ्रॉम द मार्केट विदाउट एनी बैरियर्स सच एज गवर्नमेंट रेगुलेशंस और हाई स्टार्टअप कॉस्ट। नेक्स्ट इज प्राइस टेकर्स, अब यहाँ पे जो है फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, मीनिंग उनका जो है दे हैव नो कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस एंड वो एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को फॉर देयर प्रोडक्ट। हो सकता है अगर जैसे कंपनी है बटर
कि वो 50 रुपए का अपनी टिक्की जो बटर है पूरा वो 50 रुपए का दे रही है, तो हो सकता है जो दूसरी कंपनी है वो अपना कोई प्राइस सेट ना करे और वो दूसरी कंपनी का ही ले ले, दैट इज 50 रुपीज। सो दो कंपनियां जो है वो सेम रेट पे जो है वो एक प्रोडक्ट को बेच रही है। अब इससे क्या होगा, या तो लोग जाएंगे ब्रांड के ऊपर कि वो तभी लोग लेंगे, या फिर लोग जो है वो जा सकते हैं मे बी ऑफ शॉपकीपर कि अगर शॉपकीपर के पास जिस भी कंपनी का होगा वही जो है लोगों को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट यू हैव इज नो एडवर्टाइजिंग। सो फर्म्स जो है वो एंगेज नहीं करती है एडवर्टाइजिंग में और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, एज ऑल प्रोडक्ट जो है वो जनरली आइडेंटिकल होते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जो डिमांड है ईच फर्म्स प्रोडक्ट की वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, मीनिंग जो कंज्यूमर है वो विलिंगली परचेज करते हैं एनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एट द विलिंग मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो फर्म्स जो है इन द मार्केट मतलब इन द मार्केट वो एम करती हैं कि वो मैक्सिमाइज कर सके अपना प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग एट द पॉइंट वेयर जब उनका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू। एंड नेक्स्ट इज नो प्रॉफिट पावर, दैट इज आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट, no this is not the this is the last point type of, so no market power, that is कोई भी सिंगल फर्म जो है एक मार्केट में उनके पास हैज एनी मार्केट पावर, मीनिंग दैट ईच फर्म जो है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होता है ऑन द मार्केट प्राइस। सो ओवरऑल एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट होती है, दैट इज रेयरली फाउंड इन रियलिटी। हाउएवर ये प्रोवाइड करते हैं यूजफुल बेंचमार्क फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मार्केट को जो फंक्शन करना चाहिए and how they should evaluate the efficiency of market outcomes in the real world setting. And with this I will end this video here only. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। सारे ही पार्ट्स को, डेट इज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तीनों को कम से कम 3 बार तो देख ही लेना बिफोर द पेपर। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मैं अभी आपको थोड़ा जल्दी में ही प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो को। सम पीपल विल थिंक ये लेट प्रोवाइड हो रही है, बट या ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, स्टे सेफ, वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।